हेलो एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे आधुनिक भारत के इतिहास, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये हमारा फास्ट रिवीजन का क्लास चल रहा है, जिसमें कि आपको और कोई भी एग्जाम आस पास में है तो आपको बहुत फ़ायदेमंद ये क्लास होने वाला है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। मॉडर्न हिस्ट्री का जो हमारा आज क्लास है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में, और उससे आगे भी देखेंगे। तो बहुत सी इसमें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। 40 पेज का ये हमारा PDF है, और इसमें हम 40 पेज में से 10-10 पेज करके अगर आप कमेंट करके बताए तो हम एक ही क्लास ले लें, लेकिन आप कमेंट करते ही नहीं है, इसलिए हम इसे 10-10 पेज करके स्टार्ट करेंगे। आप कमेंट करके बताएं कि हाँ मैम एक ही दिन में प्राचीन इतिहास खत्म कर दे, एक दिन में मॉडर्न हिस्ट्री का, तो ऐसा मैं कर दूँ, लेकिन आप लोग कमेंट ही नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पुर्तगाल निवासी जो वास्को डी गामा किस वर्ष कैलिकट आया था? जो वास्को डी गामा था ये पुर्तगाल का था, और ये कैलिकट आता है समुद्र के रास्ते होते हुए, और ये भारत आता है 1498 ईस्वी में, और ये कहा कैलिकट पहुंचता है, और जहाँ के राजा जमहूरी ने जो कि इनकी स्वागत करता है। तो ये हमारा हो जाएगा 1498 ईस्वी में ये कैलिकट आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सर्वप्रथम के साथ व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए थे? सबसे पहले जो आधुनिक भारत में व्यापारिक संबंध स्थापित करते हैं वो पुर्तगालियों से आते हैं, क्योंकि 1498 में वास्को डी गामा आता था, तो इनको साथ जो है पहले पुर्तगालियों के साथ व्यापारिक संबंध स्टार्ट होता है। उसके बाद डच आते हैं, अंग्रेज आते हैं, फ्रेंच आते हैं, स्पेनिश आते हैं, फिर बहुत से आते हैं, लेकिन सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन पुर्तगाली हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट हमारा ब्लू वाटर पॉलिसी पुर्तगाल निवासी फ्रांसिसो डी अल्मीडा ने प्रारंभ की थी। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो प्रारंभ किसने किया था जो पूछे तो ब्लू वाटर पॉलिसी को, तो फ्रांसिसो डी अल्मीडा। नेक्स्ट हमारा है, पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज किस वर्ष की गई थी? तो पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज 1505 में की गई थी, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है, भारत में पहला यूरोपीय दुर्ग कोचीन में निर्मित किया गया था। जो भारत का पहला यूरोपीय दुर्ग कोचीन में निर्मित किया गया था, ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था 1503 में। नेक्स्ट हमारा इसमें बोला कि पुर्तगालियों द्वारा कैलिकट से यूरोप ले जाने वाले सूती व कपड़ों और कैलिंगो कहलाते थे। जो सूती वस्त्र होते थे, कपड़े, वो जो पुर्तगाल ले जाते थे कैलिकट से यूरोप, उन्हें कैलिंगो कहते थे। नेक्स्ट हमारा है, पुर्तगाली एवं मुगलों के मध्य गोवा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो पुर्तगाली और मुगलों के बीच गोवा की लड़ाई हुई थी, और ये हुई थी 1510 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को स्वालिक युद्ध में 1612 सूरत में हरा देता है। गोवा पर पुर्तगाली ने कब अधिकार कर लिया था? तो गोवा पर पुर्तगालियों ने अधिकार किया था 1510 में, और 1961 में ये पुर्तगाली भारत से जाते हैं, मतलब कि गोवा से। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में स्थापित प्रथम किला कौन सा था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो स्थापित हुआ सबसे पहला किला ये फोर्ट सेंट जॉर्ज था, जो कि चेन्नई में स्थित है। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी पौंडीचेरी थी, ये भी आप याद रखिएगा। ब्रिटिश व डच सेनाओं के मध्य वेदरा का लड़ाई कब हुआ था? तो ब्रिटिश और डच के बीच हुआ था वेदरा का लड़ाई, और ये हुआ था 1759 में, और 1760 में बांडी वाश का युद्ध होता, जो कि ये फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच होता है। नेक्स्ट हमारा है, भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत में पहली जो फ्रेंच फैक्ट्री स्थापित की गई है सूरत में की गई थी 1668 में। फोर्ट सेंट लुइस एक किला था जो भारत के पूर्वी तट पर पौंडीचेरी में स्थित है। तो ये जो फोर्ट सेंट लुइस है यह फ्रांसीसी का किला था, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। बॉन्डीवाश की जो कि 1760 में अंग्रेज सेना ने किसको हरा था? तो ये फ्रांसीसी सेना को हरा था। बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को किस वर्ष हस्ताक्षरित की गई थी? तो ये किया गया था 1765 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था ये 1764 में हुआ था, और बक्सर के युद्ध हारने के बाद होता है हमारा ये बक्सर के युद्ध जब हारने के बाद होता है 1765 में इलाहाबाद की संधि, और इसमें क्या होता है बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया जाता है शाह आलम के द्वारा। शुजाउद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे?
ये 1765 में किए थे, हमने जस्ट अभी बताया पीछे। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी शाह आलम द्वितीय द्वारा कब मिली थी? तो मैंने बताया आपको पीछे कि इलाहाबाद की संधि के तहत 1765 में इन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी दे दी जाती है। अभी कंपनी और इसका स्थापना बताना है कि कब कौन सी कंपनी की स्थापना हुई है। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1498 में हुई है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई है वो 1600 में हुई है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई है वो 1664 में हुई है। और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 में हुई है। ये भी पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले कौन सी कंपनी की स्थापना हुई है, सबसे बाद में कौन सी हुई है, तो आप ये भी याद रखिएगा। अब हम देखेंगे क्षेत्रीय राज्यों की। रीजियन स्टेट है। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो अवध का जो अंतिम नवाब था वो बाजिद अली शाह था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस लड़ाई के बाद भारतीय राज्यों में अस्थायी रेसिडेंट्स नियुक्त प्रारंभ किया था? तो ये बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी तब। वडियार राजवंश का शासक कौन था? तो वडियार राजवंश का जो शासक था वो मैसूर में थे। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। मैसूर के विरुद्ध किस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंतिम विजय प्राप्त की थी? तो चौथी जो युद्ध होती है मैसूर युद्ध, इसमें क्या होता है, जो चौथी मैसूर युद्ध होती है इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाता है। तो ये हुआ हमारा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, और ये मैंगलोर की संधि द्वारा खत्म हुई थी। मैंगलोर की संधि ये दूसरी लड़ाई हुई थी, मतलब कि, और 1799 जो हुई थी वो हुई थी श्रीरंगपट्टनम के संधि से। मंगलोर की संधि 1784 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के मध्य हुई थी। श्रीरंगपट्टनम के युद्ध 1799 में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? तो टीपू सुल्तान को पराजित किया था, और टीपू सुल्तान मारे जाते हैं। टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श स्वतंत्रता, समानतावाद से प्रेरित थे। लॉर्ड क्लाइव ने सिजाउद्दौला को किस युद्ध में हराया था? तो ये सिजाउद्दौला ना कि सुजाउद्दौला। सिजाउद्दौला प्लासी के युद्ध में था, और सुजाउद्दौला ये बक्सर के युद्ध में था। तो ये हमारा हो जाएगा सिजाउद्दौले। प्लासी के युद्ध के बाद सिजाउद्दौला की हत्या कर दी गई, और नवाब किसको बनाया गया? तो मीर जाफर, जो कि सिजाउद्दौला का सेनापति था, और इन्होंने धोखा देके सिजाउद्दौला को हरा दिया और इनकी हत्या करके वो राजा बन जाता है। अलीनगर की संधि रॉबर्ट क्लाइव एवं सिजाउद्दौला के बीच 1757 में होती है, जो कि फरवरी में होती है। महाराजा रंजीत सिंह के राज की राजधानी क्या थी? तो ये लाहौर थी। रंजीत सिंह को अमृतसर में हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे, जो कि स्वर्ण मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है, सौंदर्यीकरण के लिए, मतलब कि जो महाराणा राजा रंजीत सिंह था, इन्होंने क्या किया, अमृतसर जो हरमंदिर साहिब का गुरुद्वारा है उसमें जो स्वर्ण मंदिर है उन्होंने सोना इन्होंने ही लगवाया था। नेक्स्ट हमारा अमृतसर की संधि रंजीत सिंह एवं चार्ल्स मैटकॉफ के मध्य कब हुई थी? तो ये 1809 में हुई थी। तो 1809 आप याद रखिएगा। बंगाल के नवाब के बारे में हम देख सकते हैं। तो बंगाल के जो पहले नवाब थे ये मुर्शीद कुली खां थे, जो कि 1717 से 1727 तक रहते हैं। उसके बाद आते हैं सुजाउद्दीन मोहम्मद खां, ये 1727 से 1739 तक राज करते हैं बंगाल के नवाब में बन के। सरफराज खां फिर आते हैं, ये 1739 से 40 में रहते हैं, ये कम समय में रहते हैं। अलवर्दी खां फिर आते हैं 1740 से 56 आते हैं। फिर सिजाउद्दौला आते हैं, ये भी 56 में आते हैं। 57 में प्लासी का युद्ध हो जाता है, फिर ये मारे जाते हैं। फिर मीर जाफर आता है 1757 और 1760 में। 1760 में इसको हटा के फिर मीर कासिम को, इनके जो दामाद थे, इनको गद्दी बिठा दिया जाता है। फिर ये 1760 से आते हैं 63 तक रहते हैं, और फिर इन्होंने क्या किया था, अपनी राजधानी मुंगेर स्थापित कर दिया था मुर्शिदाबाद से। तो फिर मीर कासिम को हटा के मीर जाफर को बिठा दिया जाता है गद्दी पे वापस, और मीर कासिम जो है ये फिर बक्सर के युद्ध लड़ाई में भाग लेते हैं। तो फिर इनको फिर मीर कासिम को हटा के फिर वापस क्या करते हैं, मीर जाफर को गद्दी पे बिठा दिया जाता है। मीर जाफर के बाद आता है निजाम उद्दौला, उसके बाद आता है सैफ उद्दौला, फिर उसके बाद मुबारक उद्दौला। अब हम देखेंगे कर्नाटक के युद्ध, जो कि कर्नाटक युद्ध हुआ था वो फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, मतलब ब्रिटिश के बीच में। तो कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध था ये 1746 और 48 के बीच लड़ा गया था, और इसकी जो संधि से समाप्त हुई है एक्सला चायपड़ की संधि से ये समाप्त होता है कर्नाटक की प्रथम युद्ध। तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा। कर्नाटक का जो द्वितीय युद्ध है ये 1749 से 1754 तक चलती है, 5 वर्षों में, और ये पौंडीचेरी के युद्ध से समाप्त होता है, जो कि 1754 में हुई थी। फिर कर्नाटक का आता है तृतीय युद्ध।
ये युद्ध आता है 1758 शुरू होता है और 1763 में खत्म होता है पेरिस की संधि से। तो ये भी आप याद रखिएगा। अब हमारा आ गया आंग्ल मैसूर युद्ध। तो आंग्ल मैसूर युद्ध 4 हुआ है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर जो युद्ध होता है वो 1767 से लेके 69 तक होता है। और इसमें क्या है, महत्वपूर्ण संधि हुई थी इसमें मद्रास की संधि। और इसमें जो थे टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली थे। नेक्स्ट हमारा है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। इसमें 1780 से 84 के बीच लड़ाई हुई थी। 1780 और 82 के बीच तो हैदर अली लड़ते हैं, लेकिन जो 82 में उनकी मृत्यु हो जाती है, फिर 1782 और 84 के बीच टीपू सुल्तान ये युद्ध संभालता है। आंग्ल मैसूर युद्ध दूसरा जो होता है। और वारन हेस्टिंग होता है जो कि गवर्नर जनरल उस समय होता है। और मैंगलोर की संधि से ये युद्ध समाप्त होती है, सेकेंड वाला। फिर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है जो कि 1790 से 92 में होता है। और कॉर्नवालिस गवर्नर होते हैं इस समय। और श्रीरंगपट्टनम की संधि से ये युद्ध समाप्त होता है। उसके बाद आता है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में होता है और लॉर्ड बेलेजरी समय होते हैं। और इसमें क्या है, ये जो टीपू सुल्तान उनकी मृत्यु हो जाती है तो ये खत्म हो जाता है। तो इसमें हमारा चारों आंग्ल मैसूर युद्ध हमने देख लिया। अब हम देख लेंगे आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 3 हुए हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेकर 1782 हुआ है। 82 तक लड़ा गया है जो कि 7 वर्षों का था। और इसके जो गवर्नर जनरल थे वो वारन हेस्टिंग थे। फिर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है जो कि 200 वर्ष चलता है, 1803 से लेके 5 तक। और ब्लेजली समय गवर्नर जनरल होते हैं। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1717 से लेकर 18 तक। और वारन हेस्टिंग गवर्नर जनरल होते हैं। अब हम देखेंगे 1857 की क्रांति एवं अन्य जन आंदोलन। तो भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुई। और यह समाप्त कब हुई थी, ये 20 जून 1858 को ग्वालियर में समाप्त होती है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा सन 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो ये कुंवर सिंह ने किया था आरा जिला से। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा वर्ष 1832 में दामिनी कोह के रूप में सीमांकित भूमि का एक बड़ा क्षेत्र डैश की भूमि के रूप में घोषित किया गया था। तो ये संथालों के भूमि के रूप में से घोषित किया गया था, दामिनी कोह के रूप में सीमांकित भूमि को। ये भी आप याद रखें। सन 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था, तो बहादुर शाह द्वितीय थे। और इन्होंने भी भाग लिया था, दिल्ली से इन्होंने भाग लिया था। और इनको फिर रंगूर भेज दिया जाता है 1857 क्रांति के बाद। फिर आते हैं बाबा रामचंद्र ने औपनिवेशिक शासन के दौरान मुख्य रूप से किस क्षेत्र में किसान संघर्ष का नेतृत्व किया था, तो बाबा रामचंद्र ने अवध में किया था किसान संघर्ष का नेतृत्व। उत्तर पूर्व भारत से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व रानी गौडेनियो करती है। ये भी आप याद रखिएगा, जो कि गौडेनियो जो होती है वो मणिपुर की होती है। नेक्स्ट हमारा मौलवी अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली सेना को किस युद्ध में परास्त किया था, तो ये किया था चिन्हट का युद्ध में। झांसी की रानी की समाधि स्थल कहाँ है, तो इनकी मृत्यु ग्वालियर में होती है, वहीं पर इनकी समाधि स्थल है। बॉम्बे दक्कन के ग्रामीण क्षेत्रों में बगावत किस वर्ष की गई थी, तो ये हुई थी 1875 में। संताल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन से थे, तो सिंधु मांझी और सिंधु कानू चांद और भैरव थे, 4 भाई थे। तो ये भी आप याद रखिएगा। सन 1857 के विद्रोह के स्वरूप के संबंध में इतिहासकारों का क्या मत है, ये हमें बताना है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो ये आप याद रखिएगा। इतिहासकारों का मत और इतिहासकार है। तो जो वीडी सावरकर जिन्हें कहा था 1857 की क्रांति को, यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। और डिजरायली ने कहा था 1857 की क्रांति को कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। सर जॉन लॉरेंस एवं सीले कहते हैं कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। जेम्स आइड्रम और डब्ल्यू टेलर कहते हैं कि 1857 का जो क्रांति था यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। टी.आर. होम्स ने कहा 1857 की क्रांति के बारे में कि बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का ये युद्ध था। और L.E.R. रिच कहते हैं कि यह धर्मांधरों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण पुस्तक और उसके लेखक। तो ये लेखक का नाम है और पुस्तक का नाम है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 1857 किसने लिखा, तो इन्होंने क्या था, भारत का प्रथम स्वतंत्रता है वीडी सावरकर ने, तो इन्होंने लिखा है। तो ये हमारा वीडी सावरकर के लेखक हो जाएंगे। द ग्रेट रिवेलियन किसने लिखा, तो ये अशोक मेहता ने लिखा द ग्रेट रिवेलियन। सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 ये लिखे हैं R.C. मजूमदार। और 1857 लिखे हैं S.N. सेन। नेक्स्ट हमारा 1857 क्रांति से संबंधित प्रमुख कुछ तथ्य हैं।
तो क्रांति का स्थल है प्रमुख शासक और विद्रोह तिथि और दमनकर्ता ब्रिटिश सेनापति। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली से कौन प्रमुख शासक थे और कौन इनको दमन कर रहा था। ये क्वेश्चन अपने महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दिल्ली जो क्रांति का स्थल था, इसके प्रमुख शासक से बहादुर शाह जफर और वक्त का जो है नेतृत्व कर रहे थे इस विद्रोह का। और इस विद्रोह का तिथि था 11 मई से शुरू हुआ था और 1857 में। और इसको जो दमन कर रहे थे वो निकलसन एवं हडसन थे। निकलसन मृत्यु होती है इनकी, फिर हडसन संभालते हैं। नेक्स्ट हमारा कानपुर आता है। कानपुर जो स्थल है वहाँ से नाना साहब और तात्या टोपे क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं 1857 क्रांति का। और ये 5 जून 1857 में शुरुआत होती है और कैंपबेल इसके अंग्रेज की तरफ से ये दमन करते हैं। फिर आता है लखनऊ। लखनऊ से बेगम हजरत महल इसकी नेतृत्व करती है और 30 मई 1857 को ये स्टार्ट करती हैं और कैंपबेल इधर भी कैंपबेल ही इसका लीड करता है अंग्रेज की तरफ से। झांसी जो स्थल है, झांसी से महारानी लक्ष्मीबाई, जो रानी लक्ष्मीबाई होती है, वो नेतृत्व करती है 1857 क्रांति का और ये जून 1857 में शुरू होता है और हीरो जो इसको दमन करते हैं इस विद्रोह का। इलाहाबाद से लियाकत अली नेतृत्व कर रहे होते हैं, जून 1857 में शुरू होता है और कर्नल नील इसे दमन करने जाते हैं। जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह थे और ये जून 1857 में शुरू होता है और विलियम टेलर, बिशप आयर, ये दोनों इसका दमन करने आते हैं। बरेली से थे खान बहादुर खां और ये 1857 ईस्वी के से शुरू होता है और विंसेंट आयर है जो कि इनको ख़त्म करने आते हैं। और फैजाबाद से मौलावी अहमद थे और ये रेनार्ड इनको ख़त्म करने आते हैं 1857 की क्रांति को। ये 1857 का क्रांति का विद्रोह है और इसमें देखिए गया प्रमुख केंद्र व नेता। ये प्रमुख केंद्र का और ये प्रमुख नेता का नाम है। तो आप ये देख सकते हैं इसमें जैसे कि ये मेरठ है, मेरठ से कदम सिंह थे। दिल्ली में बहादुर शाह जफर और बख्त खां थे। बरेली से खान बहादुर खां। लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। ग्वालियर से तात्या टोपे। कानपुर से नाना साहब। इलाहाबाद से लियाकत अली। आरा से वीर कुंवर सिंह। बैरकपुर से मंगल पांडे। संबलपुर से सुरेंद्र शाह, उज्ज्वल शाही। असम से दीवान मणिराम दत्त थे। संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो संथाल विद्रोह 1857 की क्रांति के ठीक पहले होता है 1855 और 56 में। असम का पाथरू-घाट विद्रोह का मूल्यता था। ये किसानों का विद्रोह था। आनंद मठ बुक के बारे में हम देख लेते हैं जिससे कि हमारा राष्ट्रीय गीत लिया गया है वंदे मातरम। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1882 में आनंद मठ की रचना की जिसमें हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा है। इन्होंने बंग दर्शन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। इसकी भाषा जो है मूल्यतः बंगाली है। इसे स्वाधीनता संग्राम का जीवन वृत्त भी कहा जाता है। और ये आज का हम लास्ट पेज देख के इसे खत्म कर देंगे। सांस्कृतिक और सामाजिक सुधार आंदोलन। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का जो जनक कहा जाता है वो राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है। ब्रह्म समाज की स्थापना जो हुई थी 1828 में हुई थी और उसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। आर्य समाज की स्थापना 1875 में होती है और इसके जो संस्थापक थे वो दयानंद सरस्वती थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराव पांडुरंग है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक जो है वो मैडम ब्लात्स्की है। भारतीय सुधार संघ 1870 के संस्थापक केशव चंद्र सेन हैं। युद्धोवृत्त स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और नारीवादी सावित्रीबाई फुले भारत के किस राज्य में से थे? यह महाराष्ट्र से थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1857 में की थी। ये भी आप याद रखिएगा। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जो अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन में विदा के दर्शन की सर्वोच्चता पर व्याख्यान कब दिया था? तो ये क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है। तो ये 1893 में दिए थे। शारदा अधिनियम संबंधित है तो ये बाल विवाह से संबंधित है। शारदा अधिनियम। सम्मति आयु अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये किया गया था 1891 में। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की थी। सर विलियम जोन्स ने किस वर्ष में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की है? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में सर विलियम जोन्स करते हैं और ये 1784 में करते हैं। भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता जिन्होंने ब्राह्मणवाद के विरुद्ध आत्मसम्मान आंदोलन या द्रविड़ आंदोलन का नेतृत्व किया था तो ये ईवी रामास्वामी एवं नैनार ने किया था पेरियार में। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा वर्ष 1873 में पुणे में की गई थी। आंध्र महिला सभा के संस्थापक कौन सी थी? तो ये दुर्गाबाई देशमुख थी। दलित वर्ग संघ के संस्थापक कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में नवाब अब्दुल लतीफ खां को जाना जाता है। ये भी आप याद रखिएगा।
बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था इस्लाम को परिशुद्ध करना। और अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये सैयद अहमद खां के द्वारा शुरू किया गया था। अब गवर्नर जनरल और वायसराय हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कर लीजिएगा। और हमने प्राचीन भारत के इतिहास का एक क्लास अपलोड कर दिया है, मध्यकालीन भारत का भी एक क्लास हम अपलोड कर रहे हैं, और ये आधुनिक भारत का भी। तो आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, हमारा हिस्ट्री की क्लास में जाके सब दिया हुआ है। और हमारे क्लास वीडियो मतलब चैनल पे बहुत से वीडियो बनाए हुए हैं जो कि आपके बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।